हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट है सैलरी हेड का। आप सभी को पता है ये सभी कंसेप्ट हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। हमने सबसे पहले पार्ट के अंदर सैलरी का मतलब समझा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का मतलब समझा, और उसी के अंदर हमने इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आपके सैलरी हेड को समझने में ये हेल्प कर रही थी, है ना। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया। अलाउंसेस हमने एक सेकेंड पार्ट था हमारी वीडियो का। प्रक्यूजिट्स हमारा थर्ड पार्ट था, क्योंकि इन्हीं से बनकर आपकी क्या बन रही है बेटे, आपकी इनसे क्या बन रही है, आपकी पूरी टोटल सैलरी बनती थी, है ना। आज हम अपना क्या करने वाले हैं, प्रोविडेंट एंड सुपरएनुमेशन फंड्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ द सैलरी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपका होगा प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे आप अपना एक चैप्टर कंप्लीट करना है, देन उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, ठीक है। आप सभी को पता होगा, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इवन आपको यहाँ पे कंटेंट भी मिल रहा है, चाहे वो जीएसटी है, ऑडिटिंग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल मैनेजमेंट है, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट, इनकम टैक्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इन सब के टॉपिक्स वन बाय वन आपके पास आ रहे हैं, नज़र आ रहा है। देखो पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से सभी को हम आप देख लेना। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट को। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है और यहाँ पे कंडीशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि एक्चुअल में ये होते क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो सुपरएनुमेशन ऑफ फंड्स होते हैं, ये आपको जो एम्प्लॉयर है ना, अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद देता है। मैंने आपको बताया था कि जो सैलरी के अंदर वही या इनकम्स आएंगी जिसके अंदर ये लिखा हो कि एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, इनके बीच में क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन होना चाहिए। अब मैं आपके हिसाब से तो ये रिलेशनशिप जब तक जॉब करते तब तक होता है, बट अगर पेंशन मिलती है, ग्रेचुटी मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, ठीक है, रिट्रीचमेंट कंपनसेशन मिल रहा है, फिर वॉलंटियर रिटायरमेंट का जो पैसा मिल रहा है, ये सारे के सारे आपके कैसे फंड्स है, कैसा बेनिफिट है, सुपरएनुमेशन फंड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, मीन्स कि रिटायरमेंट एम्प्लॉई ने या तो खुद कर रहा है, इसकी खुद अपने आप हो रही है, एज लिमिट को पार कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद ये एम्प्लॉयर इसको एक बेनिफिट देता है, जो कि आपका कैश में होता है या फिर काइंड में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है, एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए तो जितना भी अमाउंट एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए होता है वो टैक्सेबल होता है ना। लास्ट लेक्चर तक हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स लेने से मतलब है। मीन्स कि आप सभी क्या मैंने बनाए थे, आपको सभी को मैंने असेसिंग ऑफिसर बनाया था, है ना। असेसिंग ऑफिसर का मतलब क्या था, जो टैक्स कलेक्ट करता है, उसकी बात करेंगे। और उसका मेन मोटिव क्या था कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्या करना है, उसको टैक्स को कलेक्ट करना है। अच्छा, उसने कहा कि मुझे बस टैक्स से कलेक्शन का मतलब है, चाहे मैं तुमसे रिसीव करूँ चाहे तुम्हारे एम्प्लॉय से रिसीव करूँ, तुमने इसको दे दिया, इट्स ओके, मैं उसके पास चला जाता हूँ, इसकी सैलरी में वो ऐड हो जाने के बाद वो टैक्सेबल। तो सबसे पहले हम ग्रेचुटी सेक्शन 10(10) के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद पेंशन को डिस्कस करेंगे। मैंने इस सीरीज से लगा रखी कि आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। क्या है सेक्शन 10(10) क्या है, हमारे पास ग्रेचुटी है। सेक्शन 10(10)(a) हमारे पास क्या है, पेंशन है। सेक्शन 10(10)(b) हमारे पास क्या है, रिट्रीचमेंट कंपनसेशन है। सेक्शन 10(10)(c) हमारे पास क्या है, वॉलंटियर रिटायरमेंट है। ठीक है, और सेक्शन 10(11) हमारा प्रोविडेंट फंड है। आप इसको यहाँ से लिंक कर सकते हैं दोनों को कि ये 10(10)(a) है, ये 10(10)(a) है, तो लीव सैलरी वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रेचुटी सेक्शन को बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रेचुटी होता क्या, ग्रेचुटी एम्प्लॉय को क्यों देते हैं। ये ग्रेचुटी क्या होता है बेटे, जब पर्सन है ना रिटायर हो जाता है, ठीक है, उसको दी जाती है। मैम पेंशन भी रिटायर पे दी जाती है, रिट्रीचमेंट कंपनसेशन भी रिटायरमेंट पे दी जाती है। सुनो मेरी बात सुनो, ग्रेचुटी जो होता है वो एक कंडीशन पे दिया जाता है। कैसे कि जब कोई एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल या उससे ज़्यादा कंप्लीट कर देता है, मीन्स कि उस ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल तक अपनी सर्विसेज देता है, तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ग्रेचुटी एक्ट 1972 के तहत कि उस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक अमाउंट दी जाए, और उस अमाउंट का क्या नाम रख दिया है, ग्रेचुटी रख दिया गया। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन रख दी गई है, क्या रख दी गई है कि वहाँ पर आपके 5 साल पूरे होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ग्रेचुटी क्या होता है, सुपरएनुमेशन फंड्स क्या है, रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया, आप इसको रीड कर लेना। सबसे पहले ग्रेचुटी के बारे में बात करते हैं। ग्रेचुटी क्या है कि जहाँ पर आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, माइन में, ओल फील्ड में, या फिर पोर्ट में, रेलवे स्टेशन, कहीं पर भी, ठीक है, और वहाँ पर काम करते करते आपको 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको क्या मिलने वाला है, ग्रेचुटी मिलने वाला है। ठीक है, और दूसरा
दूसरी बात, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है ये एम्प्लॉयर, उसके अंडर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हो जाते हैं ना, और वो 5 साल से ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर देते हैं, तो उनके लिए कंपलसरी हो जाता है उन एम्प्लॉयर्स के लिए कि अपने एम्प्लॉय को क्या दे, वो ग्रेचुटी दे, 10 या 10 से ज़्यादा। देखो क्या लिखा हुआ है, इन फील्ड्स के अंदर काम करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गया, हैविंग द 10 और मोर एम्प्लॉइज ऑन एनी डे इन द प्रिसीडिंग द 12 मंथ्स, पिछले मतलब 12 मंथ्स के अंदर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हो गए हैं, एक बार ये इसके अंदर आ जाए ग्रेचुटी एक्ट के अंदर, ठीक है। और ग्रेचुटी एक्ट में आने का पॉइंट क्या है, 10 या 10 और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई आपके ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, फिर आप उस एक्ट में आ जाएंगे। एक बार आने के बाद उस एक्ट से आप बाहर नहीं निकल सकते, चाहे आपके इवन कम क्यों ना हो, ठीक है। वंस द एक्ट हैज़ बीन बी एप्लीकेबल, एक बार अगर एक्ट लगना शुरू हो गया है तो एम्प्लॉयर के ऊपर, तो आपके ऊपर हमेशा लगेगा इवन इफ द नंबर ऑफ द एम्प्लॉई गोज बिलो द 10, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा फिर ये इनकम के अंदर टैक्सेबल क्यों होते हैं, सुनो मेरी बात, क्योंकि ये बेनिफिटेड है किसके लिए, एम्प्लॉई के लिए। एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के बाद मिल रहे हैं, है ना, सर्विसेज देने के बाद मिल रहा है, जो सर्विसेज उसने जो टाइम लिमिट है वो 5 साल तक गुजार दी गई है, ठीक है, उसके बाद उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं जो अमाउंट टैक्सेबल कैसे निकालेंगे, कि जितना हमारा ग्रेचुटी हमें रिसीव हुआ है और उसकी एग्जम्पशंस लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे। एग्जम्पशंस लिमिट की कैलकुलेट करने के लिए हमें कंडीशंस दी हुई है, इन कंडीशंस को बहुत अच्छे से हमें याद करना है, या समझना भी कहूँगी मैं, ठीक है। अब देखो ग्रेचुटी जैसे कि हमने HRA में पढ़ा था, हाउस रेंट अलाउंस में पढ़ा था, रेंट फ्री एकोमोडेशन में पढ़ा था, कि जो भी अमाउंट मिलता है उसमें से हमें एग्जम्पशंस लेस करनी होती थी, और इस एग्जम्पशंस के लिए हर एक में कुछ एक कंडीशंस थी, है ना, जो कि हमें याद की थी, है ना, समझी भी थी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगेगा इनको याद करने में, बट हाँ जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा ईजी लगने लग जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने कहा कि ये एग्जामिनेशन लिमिट को चेकआउट करने के लिए मुझे क्या करना, मैं आपके चार्ट पे आ रहा हूँ कि ग्रेचुटी हम कब ले रहे हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये देखना है कि आप ग्रेचुटी कब ले रहे हैं। बहुत लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको ये समझ में आ जाए, और पूरा फोकस भी कर रहे हैं बेटे आप जब समझ रहे हो इस चीज़ को। ग्रेचुटी को जब आप दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ग्रेचुटी जो एम्प्लॉई है वो कब ले रहा है, वो डेथ के टाइम ले रहा है, या फिर वो रिटायरमेंट के टाइम ले रहा है, या फिर ड्यूरिंग सर्विसेज ले रहा है। ड्यूरिंग सर्विसेज का मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, साथ साथ उसको पैसे मिल रहे हैं एज अ ग्रेचुटी के, तो इस केस में वो अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल होगी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वो उस टाइम वर्किंग में है, वर्किंग पर्सन, दैट मीन्स उसके अंदर अभी एनर्जी है और काम अच्छे से कर सकते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि जो ड्यूरिंग द सर्विसेज होते हैं वो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। अच्छा, एट द टाइम ऑफ द डेथ की बात की जाए, डेथ का दैट मीन्स आपकी क्या बात की जा रही है कि पर्सन की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद उसे ग्रेचुटी मिल रहा है, ठीक है। 5 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर दिए, 6ठे साल उसकी आई होप एक्सीडेंट से डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो इस केस में क्या मिलेगा, ग्रेचुटी तो मिलेगा, बट टैक्सेबल कहाँ होगी, तो इस केस में टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज हेड में, जो कि इनकम टैक्स का 5th हेड है, ठीक है। बट ये कैसी होगी, पार्शियल होगी, ठीक है। वो पार्शियल आपको वहाँ पे एग्जम्पशंस लिमिट 10 में शो की हुई है। जब हम अदर सोर्सेज का कंसेप्ट करेंगे ना तब ये वापस दोबारा से आएगा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार लगा लेते हैं कि डेथ के केस में अदर सोर्सेज में कैलकुलेटेड होगी, वो अभी हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। अच्छा, रिटायरमेंट के टाइम पे मीन्स की ये कहा 58 की रिटायरमेंट है, ठीक है, और 31 मई 2024 को तुम्हारी रिटायरमेंट है, और इसके बाद एट द टाइम या फिर इस तारीख को आप क्या ले रहे हो, अपना सारा का सारा पैसा ग्रेचुटी का ले रहे हो, तो इस केस में आपको सेकंड स्टेप आ जाता है, क्या, ये देखना कि एम्प्लॉई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपको ये देखना है कि आपको ग्रेचुटी मिल कब रही है। बाकी केसेस में सेम था, एक में तो फुल्ली टैक्सेबल है, एक में पार्शियली टैक्सेबल है, बट आउटसोर्सेज में है, अदर सोर्सेज में। रिटायरमेंट के केस में वो कहता है कि उस केस में हमें क्या देखना है कि ये देखना है कि एम्प्लॉई गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट में। स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो रेंट फ्री रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, खुद का एम्प्लॉयर का खुद का घर है या उसने हायर किया हुआ है, ये स्टोरी से याद करना है। इसी तरीके से इसमें है, ठीक है। इसमें मैंने देखा सेकंड स्टेप में कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अच्छा, मैंने कहा कि सर मेरा भाई तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और मैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अब बताओ कैसे आप टैक्सेबल करोगे। कहते हो वाह जी वाह, एक घर में 2 नौकरियां हैं, एक तो गवर्नमेंट है एक नॉन गवर्नमेंट है। कहते गवर्नमेंट वाले को बिल्कुल छूट दे दें,
वाह जी वाह, गवर्नमेंट वालों को फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा। एक तो फुल्ली एग्जम्प्टेड किसके लिए था, अभी तक तो फुल्ली एग्जम्प्टेड हमने पढ़ा नहीं है ना, फुल्ली टैक्सेबल पढ़ा है ड्यूरिंग द सर्विस वाला। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसे सेक्शन 10(1) के अंदर फुल्ली एग्जम्पशन की क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि हाँ जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका ये जो ग्रेचुटी का अमाउंट है वो क्या होगा, पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है। ठीक है, वाह जी वाह, बहुत आसान काम हो गया, अब तो और कुछ याद करानी चाहिए। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई वाले लोग काम करवाएंगे क्या, कि जैसे ही मुझे पता चला कि मैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई मीन्स कि मैं प्राइवेट एम्प्लॉई हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना, चेक करना पड़ेगा स्टेप नंबर 3 कि ये देखना पड़ेगा कि मैं ग्रेचुटी एक्ट के अंदर आती हूँ या नहीं आती हूँ। ग्रेचुटी एक्ट का मतलब मैंने क्या बताया कि एम्प्लॉई, ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है उसको बताने के लिए, चलो मैं इसको स्किप ही कर देती हूँ। ठीक है, बस ये आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि आपके सिलेबस में इतना इन डेप्थ नहीं है कि ग्रेचुटी एक्ट होता क्या है। बस आपको ये देखना है कि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो ग्रेचुटी एक्ट में बिलोंग करता है या नहीं करता। अच्छा, करता है तो क्या करना है, करता नहीं है तो फिर क्या करना है, दोनों के लिए अलग अलग केस है। ये 10(10)(1) में था, अगर करता है बिलोंग तो 10(10) सेकेंड लगेगा, करता नहीं है बिलोंग तो 10(10) थर्ड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 केसेस हो गए हैं। 3 केसेस में क्या क्या मैंने डिस्कस किया आपका, सबसे पहले स्टेप क्या है आपका, स्टेप नंबर 1 कहाँ गया भाई, स्टेप नंबर 1 हमें ये देखना है कि आपको ग्रेचुटी मिल कब रही है। अच्छा, उसके बाद ये सेक्शन 10(10) में अंदर डिस्कस किया। उसके बाद हमें देखना है, ये देखा कि रिटायरमेंट के टाइम मिल रही है, तो रिटायरमेंट के बाद हमें ये देखना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। एग्जम्प्टेड किस में है, सेक्शन 10(10)(1) में एग्जम्प्टेड है। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फिर हमें ये देखना है कि वो ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट 1972 के अंडर आता है या नहीं आता है। अगर यस आता है तो उसकी एग्जम्पशंस लिमिट किसके अंदर कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी एग्जम्पशंस लिमिट 10(10) सेकेंड में कैलकुलेट की जाएगी। अगर नहीं आता है तो उसकी एग्जम्पशंस लिमिट किसके अंडर कैलकुलेट की जाएगी, एग्जम्पशंस लिमिट कैलकुलेट की जाएगी 10(10)(3) में कैलकुलेट की जाएगी। क्लियर है, एग्जम्पशन लिमिट का कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट है इज इक्वल टू अमाउंट जो भी आपको रिसीव हुई है उसमें से माइनस करेंगे एग्जम्पशंस लिमिट। ठीक है, अमाउंट रिसीव तो ऑब्वियस ही बात है जो ग्रेचुटी मिली है, एग्जम्पशंस लिमिट डिपेंड करेगा कि आप पेमेंट इसमें आते हैं या नहीं आते हैं। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, मैंने कहा कि हाँ हम तो आते हैं भाई, किस में आते हैं, कि हाँ हम टैक्सेबल ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट में आते हैं। कहते हैं अच्छा जी बहुत बढ़िया, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या लेना होगा कि कितना अमाउंट आपको मिला है, सबसे पहले आपको वो लिख लेना है ऊपर। ठीक है, अगर मंथ्स में दिया हो तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर पूरे साल का दिया हो तो सिंपल एज इट इज लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है 20 लाख तक। ठीक है, फिर ये लिखना है कि 15 दिन की सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर सर्विसेज, मीन्स कि जो अभी फिलहाल जो आपकी सैलरी है, रिसेंट जो सैलरी होगी उसमें से, वो रिसेंट सैलरी मान लीजिए 50,000 है। ठीक है, वो पूरे महीने की है, हमें कितने महीने की लेनी है, 15 दिन की लेनी है। अच्छा, 15 दिन की लेनी है। ठीक है, नीचे क्या लिखना है, क्या 30 लिखोगे, नहीं, यहाँ पे लिखना है आपको 26। क्लियर है, 26 इंटू में लास्ट सैलरी जो भी ड्यू हुई है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कंप्लीटेड ईयर सर्विसेज को क्या करना है, लेना है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है कि आपने अब यहाँ पे देखो साइड में क्या लिखा हुआ है कि 15 डेज सैलरी तो लिखना है फॉर ईच कंप्लीटिंग ईयर ऑफ द सर्विसेज। अब यहाँ पे इनटू में ये भी लिखना है कि लेंथ ऑफ सर्विसेज आपने कितनी ली है, कितने साल तक आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। एक फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैंने 25 साल हो गए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम और 6 महीने हो गए। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं कि 25 साल हो गए 3 महीने हुए हैं, तीसरा कह रहे हैं कि 25 साल हो गए हैं और 8 महीने हो गए। तो इस केस में जो ये पार्ट ऑफ द ईयर है, ये जो पार्ट ऑफ द ईयर है ना, 6 मंथ, 3 मंथ, 8 मंथ, इनको हम फुल कंसीडर करेंगे, पर तभी करेंगे जब ये 6 से ऊपर आती होगी। मीन्स कि हाफ मंथ से पूरे साल का आधा कर दो, 6 महीने से जो भी ऊपर आ जाए फिर 6 महीने आ जाए, उसको पूरा साल कंसीडर करेंगे। मीन्स कि यहाँ पे 26 कंसीडर करेंगे,
यहाँ पे 3 ही महीने तो इसको 25 कंसीडर करेंगे, यहाँ पे 8 महीने तो इसको 8 महीने को पूरा 1 साल कंसीडर कर दो, 25 साल पहले ही तो 26 साल कर दो। क्लियर है? तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25-26 जैसे भी आपका बनता, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुई है वो, दूसरा 20 लाख रुपए, तीसरा कि 15/26 इंटू लास्ट जो भी सैलरी है आपकी, ठीक है, और लेंथ ऑफ सर्विस आपकी कितनी है। लेंथ ऑफ सर्विसेज को जब कैलकुलेट कर रहे हो वहाँ पर आप पार्ट ऑफ मंथ को कंसीडर करेंगे, वो कंसीडर तब होगा जब वो 6 मंथ या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये कब है, जब हम एग्जम्प्टेड लिमिट, जब हम ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट के अंदर आते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, जब हम ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट में नहीं आते, सेम एज इट इज़ है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फ़र्क है, पहला पॉइंट सेम है, अमाउंट जितना रिसीव हुआ है, दूसरे में थोड़ा सा चेंज है कि अगर आप नहीं आते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा लिमिट क्या कर दी गई है, थोड़ी कर दी गई है। ठीक है, 10 लाख है, यहाँ पर 15 दिन की सैलरी लेनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम 15 दिन की सैलरी ऐसी लेनी है 15/26, नहीं, यहाँ पे 15/30 लेनी है। लास्ट आपको एक सेकेंड 15/30 लेनी है, यहाँ पर आपको एवरेज सैलरी लेनी है इनटू आपको लेंथ ऑफ सर्विस लेनी है। थोड़ा बहुत चेंज है, मैं आपको चेंज दिखाती हूँ क्या चेंज है, ब्लैक पेन से आपको शो होगा। यहाँ पे एक तो 30 नज़र आ रहा है, दूसरा यहाँ पर एवरेज नज़र आ रहा है, तीसरा यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विसेज में पार्ट ऑफ मंथ को कंसीडर नहीं किया। मीन्स कि अगर 6 महीने तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम 25 साल ही लेंगे। समझ पा रहे हैं? पार्ट ऑफ मंथ को फुली इग्नोर किया गया है। ओके, जब तक पूरा साल नहीं हो जाता तब तक उसको पूरा 1 साल नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट ऑफ मंथ इग्नोर है, यहाँ पे पार्ट ऑफ मंथ कंसीडर किया गया। क्लियर है? अच्छा मैम ये पढ़ क्या रहे हैं, ये एग्जम्पशन लिमिट पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो इनमें से कौन सी लेनी है ये कैसे पता चलेगा, जो भी विच एवर इज लिस्ट होगी। मैंने आपको पहले बताया था इनकम टैक्स में पूरा जब हम पढ़ेंगे ना तो क्या देखेंगे कि जो भी लेस होगा, ठीक है, जो भी लोअर होगा, हमें वही एग्जम्पशन देने, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने एम्प्लॉयर को ज़्यादा एग्जम्पशन दे। ठीक है, वो अपने टैक्स पेयर को ज़्यादा एग्जम्पशन दे, नहीं, वो जिसमें मान लीजिए कोई भी कम अमाउंट हुई वो उसी को क्या करेगा, एग्जम्पशन देगा। मान लीजिए कि जो टैक्सेबल ग्रेचुटी मिली थी आपको 15 लाख रुपए की कुछ, ठीक है, और वो इसके केस में आता है तो सबसे लोवेस्ट लिमिट के आगे 10 लाख आ गई है, माइनस कर देंगे 10 लाख, तो 5 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। इस केस की बात करूं तो मान लीजिए 15 लाख है, ठीक है, और 15 डेज की सैलरी कैलकुलेट करने के बाद बनी है, वो बनी है बेटे 13 लाख कुछ, तो यहाँ पर 2 लाख क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जब इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब और भी अच्छे से समझ में आएगा, बट आपको कंडीशन समझ में आगे क्या कुछ चल रहा है ना। तो यहाँ पर आपको ये तीनों कंडीशन याद रखनी है। जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, यहाँ पर है 20 लाख, यहाँ पर है जितना अमाउंट रिसीव हुआ है, सेम है ये तो अभी तक, और अमाउंट है 10 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चेंज आ जाता है, जो कि 15 दिन की सैलरी लेनी है बटे में 26 करना है, यहाँ पे 15 दिन की सैलरी लेनी है बटे में 30 करना है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसमें संडे इंक्लूड नहीं किया हुआ, 4 संडे आते थे, चारों को बाहर निकाल दे, यहाँ पे संडे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहाँ पे हमें सैलरी लेनी है, लास्ट सैलरी जो भी हमने विड्रॉ की है, इनटू लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, लेंथ ऑफ सर्विसेज क्या है। लेंथ ऑफ सर्विसेज के अंदर पार्ट ऑफ मंथ को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर एवरेज सैलरी लेनी है बच्चे, इनटू लेंथ ऑफ सर्विसेज को लेकर चलना है, बट इसके अंदर पार्ट ऑफ मंथ को इग्नोर किया गया है। क्या आपको ग्रेचुटी एक्ट समझ में आ गया? बिल्कुल आसान लग रहा था, लग रहा है आसान। ये चार्ट को अगर समझ लिया आप इसकी थ्योरी भी कर सकते हैं, यहाँ से थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छा एवरेज मंथ के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ यही था। ये देखो मैंने आपको ऐसे थ्योरी में भी लिखा हुआ है कि एग्जम्प्टेड ऑफ द टैक्स कब होगा, ये 15/26 कब है, जब आप यस करते हैं कि हाँ हम ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट को फॉलो करते हैं 1972 को। ये कब है, जब नॉट कवर है, ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट का है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट। ठीक है, यहाँ पे 10 मंथ की एवरेज सैलरी, ओके यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गई मैं, यहाँ पे 10 मंथ की सैलरी आएगी, 10 मंथ एवरेज सैलरी वो भी 10 मंथ की आएगी। ठीक है, मीन्स की ऑब्वियस ही बात है, इसको 10 से ही डिवाइड करेंगे,
तो इसलिए मैंने इसे लिया नहीं। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नंबर ऑफ ईयर एम्प्लॉयमेंट कितने दिन किया है, इंटू में 1/2। 1/2 क्यों है, क्योंकि 15/30 करेंगे तो 1/2 ही तो आएगा, और क्या आएगा, ठीक है। 10 लाख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रेचुटी जितना रिसीव हो, इनमें से जो भी कम होगा वो हम ले लें, वो हम इंक्लूड कर लेंगे। सैलरी का मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिक सैलरी और डीए है, और किसी को इंक्लूड नहीं किया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि HRA के अंदर क्या था कि बेसिक पे थी, डीए था और आपका कमीशन था, और कमीशन और डीए तभी मिलेंगे जब इसके पीछे जो कंडीशन लिखी हुई थी कि फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ द सैलरी एंड दिस इज अ फिक्स रेट ऑफ द परसेंटेज, है ना। चलो, यहाँ पे हो जाता है ग्रेचुटी फिनिश। अब अगर ग्रेचुटी समझ में आ गया है, अब यहाँ पर आपको पेंशन बहुत जल्दी समझ में आएगा। पेंशन में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। पता है क्या कहता है पेंशन, कि ये तो पता है, आई होप सबको मिलती होगी, घर में जिनके भी बुजुर्ग हैं उनको मिलती होगी, है ना। बट अगर एक सैलरीड पर्सन है, ठीक है, जैसे आर्म फोर्स के हैं, ठीक है, पर्सन, उनको सैलरी मिलती है। 2000 से पहले जिनकी भी सरकारी नौकरी लगी थी तो उनको सबको पेंशन मिलती थी, है ना। तो पेंशन क्या है, एक रेगुलर पेमेंट मिलती है पर्सन्स को, जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलती है। यहाँ पर भी सबसे पहला स्टेप यही देखना है कि मिल किसको रही है। स्टेप नंबर 1 यही चेकआउट करना है मिल किसकी रही है, जैसे कि हमने ग्रेचुटी में देखा था। अगर कोई पेंशन आपको किसको मिल रही है, पेंशन मिल रही है यूएनओ एम्प्लॉइज़ को। यूएनओ मैंने बताया था, यूएनओ एम्प्लॉई को मैंने बताया था, अगर इनको मिलती है कुछ भी चीज़ें, वो सारी की सारी मोस्ट ऑफ एग्जम्प्टेड होती है। पेंशन अगर मिल रही है गैलेंट्रियल्स अवार्ड को एम्प्लॉई को, जैसे कि अवार्ड्स मिलते हैं ना, कि यहाँ इनको सम्मानित किया गया है, इन पर्सन को सम्मानित किया गया, जैसे कि मोस्ट ऑफ आर्मी एरिया में होते हैं, स्पोर्ट्स सर्कल में होता है, और या फिर कोई ज़्यादा डोनेशन करता है उनको मिलता है, गैलेंट्रियल अवार्ड उनको मिलता है, ठीक है। ऐसे कोई एम्प्लॉई है जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है, इनके लिए और यूएनओ एम्प्लॉई के लिए, दोनों के लिए क्या है, ये एग्जम्प्टेड है। अरे कहाँ गया, दोनों के लिए क्या है, ये एग्जम्प्टेड। समझ में आ गया, यूएनओ एम्प्लॉई एंड गैलेंट्रियल अवार्ड एम्प्लॉई दोनों के लिए एग्जम्प्टेड है। अगर मैं कहूँ कि इनके अलावा कोई भी एम्प्लॉई बच गया, अदर एम्प्लॉई, दैट मीन्स कोई भी एम्प्लॉई बच गया इनके अलावा, तो हम क्या देखेंगे, कि उसको जो पेंशन है रेगुलर बेसिस पे मिल रही है। स्टेप नंबर यहाँ पे सेकंड आ जाता है। स्टेप नंबर सेकंड क्या आ जाता है, उनको ये देखेंगे कि जो पेंशन है हर महीने, हर दूसरे महीने, हर छठे महीने, मीन्स कि एक रेगुलर इंटरवल है या नहीं है। दूसरा, या फिर वो इकट्ठा निकालवा लेते हैं, मीन्स कि साल में एक बार निकाल दिया, या फिर एकदम से सारा का सारा निकलवा दिया। तो हम ये चेकआउट करेंगे कि अगर रेगुलर रिसीव हो रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर इंटरवल या फिर पीरियोडिकल टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको मिल रहा है, वो चेक करेंगे, या फिर आपको लमसम मिल रहा है, ये चेक करेंगे। लमसम वालों को क्या बोला जाता है, क्यूमुलेटेड, एंड यहाँ पर अनक्यूमुलेटेड पेंशन बोला जाता है। अगर आपको क्या मिल रही है, रेगुलर इंटरवल पे मिल रहे हैं, मीन्स कि जैसे कि वो होता है ना ड्यूरिंग द सर्विस वाला, ग्रेचुटी आपको अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है तो क्या था, फुल्ली टैक्सेबल था, है ना। बट यही इसी तरीके से यहाँ पर भी है, अगर आपको रेगुलर इंटरवल के बाद मिल रहा है, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड के बाद मिल रहा है, तो आपको क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा, चाहे वो किसी भी तरह का एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, डजेंट मैटर, सबके ऊपर आग बंद करके सरकार कहती है हम तो लगाएंगे, हैं, हम तो लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्यूमुलेटेड का मतलब क्यूमुलेटेड बोल दीजिए, ठीक है, मीन्स कि जब आपको एक साथ इकट्ठा पेंशन का पैसा निकलवाते हैं तो उस समय हमें ये चेक करना पड़ेगा, क्या, स्टेप नंबर 3, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ग्रेचुटी में क्या था, स्टेप नंबर 3, कि हमें ये चेकआउट करना था कि ग्रेचुटी पेंशन एक्ट में आता है पर्सन या नहीं आता है ना। अच्छा, मैंने देखा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कहते वाह जी वाह, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए तो बल्ले बल्ले है, फुल्ली एग्जम्प्टेड है, हम तो तुमसे ले ही नहीं सकते हैं, सरकारी आदमी हो तुम लोग। नॉन गवर्नमेंट कहता है कि ओ माय गॉड, मैं फंस गया, मुझे चेक करना पड़ेगा तुम्हें ग्रेचुटी मिली है या तुम्हें ग्रेचुटी नहीं मिली है, ग्रेचुटी रिसीव्ड और ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड, ये चेकआउट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मुझे ग्रेचुटी मिली हो तो आपकी जो टैक्सेबल अमाउंट निकालने वाले हैं ना, आपकी अगर टैक्सेबल अमाउंट निकालने वाले हैं ना, तो कैसे निकलेगी, आपको जितना अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे एग्जम्पशंस, वो एग्जम्पशंस हमें कैलकुलेट करनी है, और ये तो बहुत आसान सी है। क्या उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, 100% क्यूमुलेटिव पेंशन निकालनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मेरी जितनी भी अमाउंट बनती थी ना, 100% जो पेंशन की अमाउंट बनती थी ना,
मैंने क्या किया, उसमें से केवल 60% ही क्या किया, उसका पैसा निकाल दिया। क्या कर दिया, 60% ही मैंने उसका पैसा निकाल दिया। इसका एग्जाम्पल दूं तुम्हें एक अच्छा सा, एक सेकेंड, हाँ ये एग्जाम्पल तुम्हारे लिए सुटेबल है। मैंने कहा कि 100% में से मैंने केवल 60% निकाला, 40% मेरा क्या है अभी रहता है, 40% अभी बैलेंस रहता है। तो 60% की वैल्यू मेरी पता कितनी दे रखी थी, 3,60,000 रुपये दे रखी थी। तो सरकार ये कहती है तुम्हें 60% मिला है, मुझे पहले सबसे पहले 100% निकालना पड़ेगा। जो भी अमाउंट आपको मिलेगी, इस 100% की जो भी वैल्यू मिलेगी, मुझे उसके ऊपर काम करना है। अगर आपने ग्रेचुटी एक्ट के अंदर ग्रेचुटी मिली है, ठीक है, रिसीव हुई है या नहीं हुई है, तो इस केस में आपको देखा जाएगा अगर ग्रेचुटी रिसीव हुई है, ग्रेचुटी रिसीव होने का मतलब क्या है, बेनिफिट मिला है। बेनिफिट मिला है तो आपको कम एग्जेम्पशंस दी जाएगी, लेस एग्जेम्पशंस दी जाएगी। अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव हुई है तो, अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुई है तो सरकार कहते चलो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा तुम्हें देंगे। ये कहते हैं कि 1/3 जो भी ये अमाउंट आने वाली 100% की, ठीक है, क्यूमुलेटेड पेंशन्स की जो भी अमाउंट आने वाली है उसका 1/3 का यहाँ पे एग्जाम्पशन देंगे। बट यहाँ पर आपको क्या देंगे, 1 सेकेंड का देंगे। 1 सेकेंड का मतलब क्या है, यहाँ पे 50% एग्जाम्पशंस देंगे, यहाँ पे 33.33% आपको एग्जाम्पशंस देंगे। मीन्स कि 100 रुपये अगर आपको पे करने हैं, उसमें से 33 रुपये माइनस हो जाएंगे, मीन्स कि 67 रुपये आपको देने पड़ेंगे। दूसरे केसेस में क्या, अगर आपको 100 रुपये टैक्स बन रहा है तो आपको 50% माफ है, तो 50 रुपये ही आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर आपकी टैक्सेबल अमाउंट ज़्यादा कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेम्पशंस लिमिट ज़्यादा है, यहाँ पे एज कम्पेयर टू कम है। ये बस यही कारण है कि आपको ग्रेचुटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो सबसे यहाँ पे मेन कारण, बस यही मेन स्टेप यही है कि आपको क्यूमुलेटेड वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 2 के बाद गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय चेक करने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपको ग्रेचुटी मिली है या नहीं मिली है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी कंप्यूटेड वैल्यू निकालनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके सामने लिया कि मेरे 60% की वैल्यू इतनी है, तो मुझे 100% की निकालनी है। तो 60% की वैल्यू दे रखी है 3,60,000। 100% की वैल्यू क्या होगी, जो चीज़ निकालनी होती है हमेशा ऊपर आती है, ये इसका बेस है, ठीक है। तो मैं निकालूँ तो कितना निकलेगा, ये निकल रहा है 6 लाख। मीन्स की आपको टोटल अमाउंट कितनी मिली थी, टोटल अमाउंट कितनी मिली थी ग्रेचुटी की, सॉरी पेंशन की, 6 लाख रुपए। उसमें से एग्जेम्पशंस माइनस करनी है। अगर मैं कहूँ कि आप ग्रेचुटी में कवर होते हैं, यस आपको ग्रेचुटी मिली है, तो इस केस में 1/3 होगा इसका। कैसे, 6 लाख इंटू 1/3, तो कितना हो गया 2 लाख माइनस के 6 लाख, दैट मीन्स आपको केवल 4 लाख के ऊपर टैक्स देना है। अगर मैंने कहा कि आप ग्रेचुटी के अंदर आपको ग्रेचुटी नहीं मिली है, तो यहाँ पे 6 लाख इंटू 6 लाख इंटू 1/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 लाख। मीन्स कि 6 लाख में से 3 लाख की एग्जेम्पशंस मिल गई, बाकी के 3 लाख के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या आपको ये क्लियर हुआ, इजी लग रहा है, हो गया फिनिश। ग्रेचुटी क्या है यही तो समझाया मैंने। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मिल किसको रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि आपको पेंशन कैसे पूरी अमाउंट, सारी की सारी अमाउंट निकलवा रहे हैं या फिर आप हाफ में निकलवा रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा कि आप पूरी की पूरी नहीं, हाफ में निकलवा रहे हैं, हर महीने निकलवा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, फुली टैक्सेबल होगा। अगर मैंने कहा कि आप पूरी निकलवा रहे हैं तो उस केस में आपको गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई को चेकआउट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिए फुली टैक्सेबल है, नॉन गवर्नमेंट के लिए आपको चेक करना पड़ेगा ग्रेचुटी मिली है या नहीं मिली है, ठीक है। देन उसके बाद ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्यूमुलेटेड पेंशन की वैल्यू निकालना, ठीक है। अच्छा हो गया। अब तो बस 2 पॉइंट रहते हैं। क्या कहते हैं कि रिट्रीचमेंट कंपनसेशन। रिट्रीचमेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस चल रही थी, बट कुछ एक ऐसी सिचुएशंस आ गई जिसके कारण एम्प्लॉयर को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। और बंद करने का कारण क्या हो सकता है, या तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है, मंदी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप उसमें स्टेबल नहीं रह सके, या फिर आप बिल्कुल ही बंद करना चाह रहे। तो इस केस में जो आपके एम्प्लॉई है वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि सेक्शन 10(10)(b) के अंदर क्या कहा गया है कि आप अपने एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ कंपनसेट करेंगे कि हाँ हम तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से हटा रहे हैं, सॉरी हटा नहीं, ठीक है, हटा नहीं आएगा, यहाँ से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल रहे हैं। कारण ये है कि हमारा टर्नओवर इतना नहीं हो रहा, हमारी इनकम इतनी नहीं हो रही, तो उनको एक कंपनसेट किया जाता है,
ठीक है, उनको एक अमाउंट दिया जाता है कि आपकी जॉब नहीं तो आपको ये एक लमसम अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। ये अमाउंट जैसे ही आपको मिलेगा आप उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल अमाउंट होगा। अच्छा, टैक्सेबल में से जो भी अमाउंट एग्जम्पशंस होगी इसी को निकालना है, यही सीखना है हमें, ठीक है, कि हम कैसे एग्जम्पशन लिए। एग्जम्पशन कैसे निकालेंगे, जो भी आपकी लोअर होगी किसी 3 आइटम में से, वो 3 आइटम पता होनी चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है वो 5 लाख इसके ऊपर मैक्सिमम अमाउंट है, और अमाउंट जो कि कैलकुलेट की गई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए कहूँगी कि जो एक्ट्स है जैसे पेमेंट ऑफ द ग्रेचुटी एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको इतना इन डेप्थ में नहीं पढ़ना, बस ये पता होना चाहिए कि हाँ ये कवर होता है, ये नहीं होता। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इसकी अमाउंट ऑलरेडी दी मिलेगी आपको क्वेश्चन में, डोंट वरी। ओके, मैंने कहा कि ये जो अमाउंट है 7 लाख है, ठीक है, 7 लाख आपको कंपनसेशन मिला, 5 लाख आपकी मैक्सिमम लिमिट है एग्जामिशंस की, यहाँ से कैलकुलेट होकर क्या मिला 3,50,000 रुपये। तो जो भी विच आवर इज लेस होगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिशंस, तो वही क्या होगा आपको टैक्स अमाउंट जो रिसीव हुई थी उसमें से एग्जाम्प्ट कर देंगे। अमाउंट कितनी रिसीव हुई थी, 7 लाख रिसीव हुई थी, 3,50,000 मुझे एग्जामिशंस लिमिट गई है, विच आवर इज लेस कौन सी है भाई, ये वाली है हमारी, तो है माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3.5 लाख ही बचेगा। क्लियर है। क्वेश्चन में ना ये छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे तो जब आपको बहुत आसान लगेंगे जब इनको करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कौन से सेक्शन में आते हैं, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। अब सब हेड सेक्शन सी क्या कहते हैं, वॉलंटरी का मतलब क्या है, अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले ले। मीन्स कि आप अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेते तो इस केस में एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय को अमाउंट दे देता है। किस चीज़ के लिए अमाउंट देता है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए दे रहा है। समटाइम द एम्प्लॉयर मे ऑफर सम अमाउंट टू द एम्प्लॉई so that the employee himself submitted his resignations and it is called the voluntary retirement। कि ये भी बात बिल्कुल सही कही कि जब ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयर होते हैं ना वो एक हैवी अमाउंट क्या कर देते हैं, एम्प्लॉई को ऑफर कर देते हैं, जिसके कारण ये कहते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाओ, ठीक है। अब मैं अगर इसके अंदर बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या हो सकता है कि मिस्टर एक्स है कोई, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी मैं कह सकती हूँ नींव है, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर रहा है कंपनी को, बट ये अपनी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी कंपनी को शेयर कर रहा है जो कि इस कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो ये कंपनी वाले कहते हैं कि तुम्हें ऐसे तो नहीं निकाल सकते क्योंकि तुम रेपुटेड पर्सन हो, हम तुम्हें एक हैवी अमाउंट देते हैं कि आप हमारी ये लीकेज करना बंद करें, आप हमारी कंपनी को छोड़ के जाए, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वॉलंटरी रिटायरमेंट दी जाती है, ठीक है, रेजिग्नेशन को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी टैक्सेबल अमाउंट है कि जितना अमाउंट आपको मिला है उसमें से आपको एग्जाम्पशंस माइनस करनी है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पशंस को कैलकुलेट करने के लिए 3-4 पॉइंट है यहाँ पर। पहला पॉइंट क्या है कि जितना अमाउंट आपको मिला है, देखो ये अमाउंट मिला है सब में आएगा, एक लिमिट आ गई, जैसे ग्रेचुटी में क्या थी 20 लाख और 10 लाख थी, पेंशन वाले में तो कोई केस ही नहीं था, पेंशन में तो कम्यूटेड वैल्यू निकालनी थी, और रिट्रीचमेंट वाले में 5 लाख थी, वॉलंटरी रिटायरमेंट में भी 5 लाख है। आई होप इसके अंदर ना भी 2024 के जो बजट आया ना उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, शायद चेंज हुआ है, मुझे कंफर्म नहीं है, सो आप इसको कंफर्म कर लेना, अगर आपको सब पता है सो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 3 आपको नेक्स्ट क्या लेना है, 3 मंथ सैलरी लेनी है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विसेज। मीन्स कि 3 मंथ की सैलरी इनटू सैलरी एट अ प्रेजेंट, जो अभी फिलहाल आपकी सैलरी है वो लेनी है, एंड लेंथ ऑफ द सर्विसेज कंप्लीटेड, कितने साल आपने कंप्लीट कर लिए हैं। ध्यान से सुनना इस बात को कि 3 महीने की सैलरी गुना में आपकी अभी फिलहाल प्रेजेंट की सैलरी कितनी चल रही है इनटू कितने साल आपने कंप्लीट कर लिए हैं वो लेने हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये। फोर्थ कंडीशन ये कहते हैं कि सैलरी एट द टाइम ऑफ द रिट्रीचमेंट, मीन्स की ये सेम एज इट इज कि प्रेजेंट में भी क्या सैलरी है और मल्टीप्लाई उसे करना है कि कितने महीने कितने साल आपके रहते हैं। अगर मैंने कहा कि मेरे 8 साल रहते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट के, तो 8 साल को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें मंथ लेने हैं, क्योंकि हमें क्या लेने हैं, मंथ लेने हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल दूं मैं इसका, एग्जाम्पल देती हूँ, सुनो। मैंने कहा कि मुझे ग्रेचुटी, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा एग्जाम्पल अच्छे से सुटेबल हो जाए। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जो आपका एम्प्लॉई है उसकी जो रिटायरमेंट एज कितनी है, वो एज है बच्चे आपकी 60 साल,
ठीक है। और उसने वॉलेंटरी रिटायरमेंट कब ले ली है, वो ले ली है 54 साल में, मीन्स कि अभी उसके कितने साल रहते हैं, 6 साल रहते हैं। अच्छा, उसकी जो सैलरी है, एम्प्लॉई की जो सर्विसेज है, एम्प्लॉई की जो सैलरी, पहले सैलरी ले लेते हैं, सैलरी ले लेते हैं अपने 30,000, और उसने उस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सर्विसेज, मीन्स की सर्विसेज टाइम कितना हो गया है, वो हो गया 18 साल, ठीक है। अच्छा, और उसको कंपनसेशन भी ले लेते हैं, कंपनसेशन मान लेते हैं 4,80,000 रुपये मिला है, ठीक है। कितना मिला है, 4,80,000 रुपये। तो मैं इस अमाउंट को यहाँ लिख दूँ कि पहली बात तो कितना अमाउंट मिला है, 4,80,000, 5 लाख रुपये मैक्सिमम है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करना है 3 मंथ की सैलरी। 3 मंथ की सैलरी का मतलब क्या हुआ कि आपकी पर मंथ सैलरी कितनी है, 30,000 है अभी फ़िलहाल, ठीक है। आपको चाहिए कितने की, 3 मंथ्स की चाहिए, है ना। और साथ ही साथ कितने लेंथ ऑफ ईयर सर्विसेज कंप्लीटेड है, बट यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, मीन्स कि पूरा हम 18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इसको मंथ्स के अंदर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई करूँ 3 × 18 × 30,000, तो यहाँ पे आ गया 1,62,000। यहाँ पे कितना है, 1,62,000, 1 लाख नहीं आएगा भाई, 30,000, 30 मंथ नहीं, 16,20,000। कहूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 16,20,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखनी है, सैलरी एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सैलरी कितनी है, 30,000 रुपये है। अच्छा, नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करने हैं, वो भी जितने एक्चुअल में रिटायरमेंट के भी रहते हैं। अब देखो 6 साल रहते हैं, 6 साल को मैं मंथ में कन्वर्ट कर दूँ तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू में 72, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 30,000 × 72, तो ये कितना हो गया, 2 लाख, 2 लाख नहीं 21,60,000, 21,60,000। अब इसमें से मुझे क्या करना है, सबसे लोअर लेना है। लोअर क्या नज़र आ रहा है, 4,80,000। अमाउंट मिला कितना था, 4,80,000 मिला था, एग्जाम्पशंस भी क्या हो गया, बाय द डिफॉल्ट 4,80,000 हो गया, ठीक है। तो मीन्स कि हमारा टैक्सेबल अमाउंट क्या है, नील है। क्लियर है, समझ पा रहे हो। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट भी स्कीम होगी। लीव इनकैशमेंट का मतलब क्या है, लीव इनकैशमेंट का मतलब है कि जो आपने छुट्टियां नहीं ली है उनको कैश में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। मीन्स की अमाउंट रिसीव बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर द लीव विच हैज़ नॉट बीन अवेल्ड फॉर और टेकन बाय द एम्प्लॉय। ऐसी लीव जिनको आपने लिया नहीं है और रिसीव ही नहीं की एम्प्लॉय के द्वारा। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, वही बात स्टेप नंबर फर्स्ट, ये देखेंगे कि आपने ड्यूरिंग द सर्विसेज ये अमाउंट ली है या फिर आफ्टर सर्विसेज ली है। ड्यूरिंग द सर्विसेज ली होगी तो कोई भी केस हो गया वहाँ पे फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सॉरी फुल्ली टैक्सेबल होगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में मोस्ट ऑफ केसेस में क्या हुआ, टैक्सेबल फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में वही 3-4 बातें, क्या जितना अमाउंट मिला है यहाँ पर 3 लाख रुपये, 10 मंथ एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी पता है किस में ली थी, याद है तुम्हें, ग्रेचुटी के सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 था 3 के अंदर ली थी 10 मंथ की एवरेज सैलरी ली थी। और हमने क्या लिया था, एक सेकेंड, हमने 15/13 में ये बोल गई थी, कहाँ गया भाई, 15/13 लिया था 30, और इनटू में लेंथ ऑफ सर्विसेज, पार्ट ऑफ मंथ को इसने यहाँ पे इग्नोर किया था। यहाँ पर भी क्या करना है, लेंथ ऑफ 10 मंथ की सैलरी लेनी है, ठीक है। और लीव एट द क्रेडिट, कितनी ऐसी लीव है जो आपकी अभी क्रेडिट में हुई है, मीन्स कि उनको कैश में भी कन्वर्ट नहीं किया, उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। विच एवर इज लेस, वही हमारी क्या हो जाएगी, एग्जाम्पशंस लिमिट हो जाएगी। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया चैप्टर, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अब यहाँ पर देखो, ये है एम्प्लॉयर, ठीक है, ये है एम्प्लॉई, ये दोनों के दोनों क्या है, एक ऐसा मैं कह सकती बॉक्स है। एम्प्लॉई अपनी जो सैलरी कमा रहा है ना, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स दे दिया, टैक्स देने के बाद जो अमाउंट बचा है उस अमाउंट में से कुछ पैसा ये क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है, जिसको हमने पीएफ कह दिया, प्रोविडेंट फंड। अच्छा, एम्प्लॉई ने जितना पैसा इसके यहाँ पे डिपॉजिट करवाया है, एम्प्लॉयर भी कई बार क्या होता है अपने एम्प्लॉई के लिए कि आफ्टर द रिटायरमेंट हम उसको क्या देंगे, ये पीएफ का पैसा दे देंगे, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर खुद उस पैसे को अपनी तरफ से इन्वेस्ट करता है यहाँ पर, तो ऑब्वियस ही बात है एम्प्लॉई को तो बेनिफिट मिला, तो ये तो टैक्सेबल होगा, नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा।
अब यहाँ पर अगर बात की जाए, ये जो अमाउंट था, ये जो कैश था, क्या ये टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सैलरी के ऊपर हमने ऑलरेडी टैक्स दे दिया, बचा हुआ तो हिस्सा हमने दिया है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने टैक्स देने के बाद जो बच गया उसको फिर इन्वेस्ट किया, फिर उसके ऊपर टैक्स देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार टैक्स देने के बाद आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो एम्प्लॉयर के द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट इन द प्रोविडेंट फंड वो टैक्सेबल होगी, समझ पा रहे हो? अच्छा, वो टैक्सेबल कितनी होगी? अगर सैलरी का 12% है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर इससे ज़्यादा हुआ, एक्सीड हुआ, इससे एक्सीड हुआ, मान लीजिए मैंने कहा कि जो प्रोविडेंट फंड के अंदर जो एम्प्लॉयर ने अमाउंट डाली हुई है, मान लीजिए सारा का सम टोटल मिला के 12 लाख रुपए, ठीक है, समझ पा रहे हो? बट एम्प्लॉई की सैलरी कितनी है? 1 लाख पर महीना है, ठीक है, 12% क्या है? एक महीना पर 1 लाख है तो 12 महीने की 12 लाख होगी। 12% इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.00144। समझ पा रहे हैं? मीन्स कि इतनी अमाउंट ही आपको एग्जाम्पशंस मिलेगी, बट एम्प्लॉयर ने तो ज़्यादा अमाउंट आपको दे दी है, तो 12 लाख में से 1,40,000 माइनस हो जाएंगे, बाकी का सारा अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? रुको और देखते हैं कैसे समझाती हूँ आपको। प्रोविडेंट फंड है, ये देखेंगे किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने किया है, एम्प्लॉई ने किया है। अगर एम्प्लॉई ने किया है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है क्योंकि उसने ऑलरेडी टैक्स दे रखा है। एम्प्लॉयर ने किया है तो हम क्या करेंगे कि केवल टैक्स की माफी कहाँ तक करेंगे? 12% ऑफ द एम्प्लॉई सैलरी, जो भी एम्प्लॉई की सैलरी है उसके 12% तक ही माफ करेंगे। जैसे ही उससे एक्सेस आता है अमाउंट तो वो टैक्सेबल हुई, ठीक है। अच्छा, जो प्रोविडेंट फंड है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी तो मिलता हो। आपने एक बॉक्स के अंदर इतने साल तक, मैंने कहा कि आप 15 साल तक उस कंपनी में काम करेंगे, 15 साल के बाद वो पैसा आपको मिलेगा। क्या 15 साल तक उसका ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। तो इंटरेस्ट के ऊपर भी एक पर्टिकुलर लिमिट दी है। एग्जाम्पल कराऊंगी, रुक तो जाओ, रुको। इंटरेस्ट के ऊपर भी एक लिमिट दी गई है कि 9.5% तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, टैक्स नो। अगर इससे ज्यादा हो जाती है, मान लीजिए किसने कहा कि 11% आपको इंटरेस्ट मिला है, तो क्या होगा? कितनी ज्यादा है? 1.5 ज्यादा है, तो इसके ऊपर ही टैक्स लगेगा। सुनो, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहते हैं। इफ द एम्प्लॉयर इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर इज अ प्रोविडेंट फंड, द अमाउंट इज अ टैक्सेबल बट एक्सेस जितने से होगा 12% से। एग्जाम्पल क्या है? एम्प्लॉय की पर मंथ सैलरी कितनी है? 12,000 है, तो साल की कितनी होगी? इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 7,20,000 आएगा। अच्छा, एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है 12,000 पर मंथ, मीन्स कि साल का कितना हो गया? 1,40,000। अच्छा, मैंने निकाल लिया 1,40,000 क्या हुआ? ये ऐसी अमाउंट है जो कि एम्प्लॉई को मिली है एज अ प्रोविडेंट फंड, जो कि उसके एम्प्लॉयर ने दी है ना। तो प्रोविडेंट फंड जो मिला है वो कितना है? 1,40,000। और उसकी एग्जम्पशंस लिमिट कितनी होगी? 12% ऑफ द सैलरी किसकी? ऑफ एम्प्लॉई। एम्प्लॉई की सैलरी कितनी है? 7,20,000। इसका 12% करेंगे तो इसको मैं करूँ तो यहाँ पे आएगा 86,400 रुपये। तो यहाँ पे लेस करने के बाद सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल होगा। कोई दिक्कत थी? अरे इतना आसान टॉपिक है ये, है। अच्छा, मैंने जो कहा कि जो अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है ना, इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 11% ऑफ ऑन पीएफ ऑफ ₹1,30,000। मीन्स कि आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ था अमाउंट, उसके ऊपर आपको 1,32,000 इंटरेस्ट का पैसा मिला और इंटरेस्ट का रेट कितना है? 11%, है ना। इसको करने के ना बेटे दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, जो कि आप बचपन से करते आ रहे कि 1,32,000 किसका है? 11% का। हमें निकालना किसका है? 9.5 का, क्योंकि इतनी तो एग्जम्पशन है, ठीक है। मैंने जैसे ही निकाला 9.5 का तो मेरे पास कितना आया है? 1,14,000 ये आया है। मीन्स कि ये टैक्स मेरा क्या है? एग्जम्प्टेड है। मुझे मिला कितना है पैसा? 1,32,000 है। मैं इस एग्जम्प्टेड को माइनस कर दूँ तो मेरे पास 18,000 पे बच जाएगा। तो ये क्या है? टैक्सेबल है। एक तो मैं ऐसे निकालूँ भाई कि पहले मैंने मल्टीप्लाई किया फिर माइनस किया, मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल सकती हूँ कि 1,32,000 किसका है? 11% है। अब मुझे पता है कि 11 में से 9.5 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास कैसा बचेगा? 1.5 टैक्सेबल अमाउंट बचेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट 1.5 से मल्टीप्लाई क्यों ना कर दूँ? तो मेरा 18,000 डायरेक्ट आ जाएगा ना, तो ये टैक्सेबल होगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी। 16 के अंदर 3 एग्जम्पशंस मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलती है, ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की जो डिडक्शंस मिलती है,
और प्रोफेशनल टैक्स मिलते हैं। ये आपका 10 से 12 मिनट का रहता है, बट अभी फ़िलहाल नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। ये आपके ग्रेचुटी के प्रोविडेंट फंड के टाइप्स दे रखे, इसको रीड कर लेना, कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके जी, यहाँ पर आ चुके हैं हम, अपना ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। ये हमने सभी के सभी 6 के 6 पॉइंट पढ़ लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी की बुक में ये अलग पार्ट में मिलेगा, किसी की में एक ही में मिलेगा। सो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, क्लियर है। अब ये टॉपिक मैंने एक्चुअली यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ है, ग्रोस जो डिडक्शंस में हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इसके 2 लेक्चर और होंगे, 6 लेक्चर्स के अंदर हमारा टॉपिक होने वाला है। बहुत इन डेप्थ में हमने किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके किया है कि आपको हर टॉपिक क्लियर हो जाए। उम्मीद करेंगे जो वीडियोज़ आ रही है, वीडियोज़ की जो सीरीज़ आ रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। आज की इस नोट्स को लेने के लिए, प्रोविडेंट फंड एंड सुपरएनुएशन फंड्स को रिसीव करने के लिए आपको ₹9 पे करने होंगे इस पर्टिकुलर PDF के लिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई डाउट है तो इन पर्टिकुलर टॉपिक से। और टीम से कॉन्टैक्ट करना है नोट्स के लिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर, email ID दी हुई है, सो वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी।